एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है भूगोल के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। आज जो हमने शीर्षक रखा है आप सभी के सामने वो है वायुदाब तथा पवन संचार। वायुदाब जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि वायुदाब होता क्या है। वायुदाब का मतलब ही है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो वायु और दाब यानी वायु का भार, यानी साथियों वायु का जो भार है वही दरअसल वायुदाब है। तो अगर इसकी परिभाषा पर थोड़ा सा जोर दिया जाए तो देखने को मिलेगा कि धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहा जाता है। दरअसल जो वायुदाब होता है वो प्रति इकाई जो क्षेत्रफल होगा, चाहे वो धरातल पर नापिए चाहे वो सागर तल पर नापिए, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल जो वायु का जो भार पड़ेगा उस प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वही दरअसल वायुदाब कहा जाता है। होता क्या है, हमको ये लगता होगा कि वायु का कैसा भार होता होगा, लेकिन हम इस बात को आज जान लेंगे कि दरअसल पृथ्वी का जो वातावरण है इसमें समस्त जो जीवन गतिविधियां चल रही हैं ये पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल की बदौलत ही चल रही हैं। और वायुमंडल वायु, गैस, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और जब ये इतने सारे जो तत्व हैं वो वायु के रूप में चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए हैं तो उनका एक वजन होता है, और यही वजन पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी का जितना भी गतिविधियां हैं, साथ ही जीवन संबंधी गतिविधियां, वो सुचारू रूप से चलती हैं। चाहे हमारा चलना हो, उठना बैठना सोना, कोई भी गतिविधियां करना है, इसमें वायुदाब का अपना एक अहम भूमिका होता है। धरातल पर जितने भी क्षेत्र होते हैं अगर समान वायुदाब क्षेत्र हैं और उनको मिलाई जाए एक रेखा के द्वारा तो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समदाब रेखा। एक नंबर का ये सवाल होता है विभिन्न परीक्षाओं में, यानी समान वायुदाब क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कही जाती है। अब ये जो वायुदाब जो हमने अभी देखा है इसका मापन कैसे किया जाता है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका मापन, वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। कुछ अन्य भी वायुदाब मापी यंत्र हैं जिसको निर्दव वायुदाब मापी यंत्र, साधारण वायुदाब मापी यंत्र, लेकिन जनरली इसका जब यंत्र का नाम लेना होता है तो बैरोमीटर ही इसका उत्तर होता है और इसी का जवाब दिया जाता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है। हमारे यहाँ धरातल से जैसे ही आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो ऊंचाई के साथ वायुदाब क्या होता है, घटते चला जाता है। इसलिए जब पहाड़ों पर हम चढ़ाई कर रहे होते हैं तो वायुदाब घटने के कारण ही क्या होता है कि हमारे नाकों से खून आने लगता है। तो जनरली लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो दरअसल इसीलिए होता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है और वायुदाब घटने के कारण हमारी जो नाकों से जो छोटी छोटी नसें होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लड को रोक नहीं पाती हैं और वो बहने लगता है। और इसका मापन, अगर इसका रेट देख लिया जाए तो वायुदाब जो है ऊंचाई के साथ 600 फीट यानी 180 मीटर पर 3.4 मिली बार की दर से घटता है, यानी प्रति 180 फीट पर 3.4 मिली बार वायुदाब घट जाता है। ये एक तथ्य है जो हमें जानना चाहिए। वायुदाब एक तरह से देखे भी होंगे कि जब वायुदाब बढ़ता है तो वायुदाब का तापमान के साथ अप्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जैसे ही वायुदाब बढ़ाया जाएगा तापमान घटने लगेगा और वायुदाब घटेगा तो तापमान बढ़ने लगेगा। क्यों, ये तो आप एक छोटी मोटी प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि अगर वो कहीं का वातावरण गर्म होता है तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गैसें जो होती हैं वो फैल कर किनारे
चली जाती हैं और वहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है। और यही कुछ इनका अप्रत्यक्ष संबंध है जो पूरे के पूरे धरातल पर वायुदाब पेटियों को बनाने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो वायुदाब है, वायुदाब की पेटियां पूरे धरातल पर किस प्रकार वितरित होती हैं। अब वायुदाब पेटियों को देखेंगे तो जब हम भूमध्य रेखा से शुरुआत करेंगे। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है, इसीलिए इस रेखा को हम बृहद वृत्त के भी नाम से जानते हैं। इस पर बहुत सारे सवाल भी होते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश भी इस रेखा को कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो पेटी होता है वो दरअसल ऐसी पेटी होती है जहां वर्ष भर सूर्य लंबवत दिखाई देता है। यहाँ पर वर्ष भर लगभग दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य के समकोणीय स्थिति में होने के कारण इन पेटियों में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। और जब सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है तो यहाँ का तापमान कुछ अधिक हो रहता है, वर्ष भर अधिक रहता है। तो इसी के कारण यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब क्या होता है, हमेशा कम होता है। और यही स्थिति के कारण इसको हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। दरअसल ये जो वायुदाब पेटी बनती है ये तापमान के प्रभाव के कारण बनती है, क्योंकि सूर्य का तापमान वर्ष भर यहाँ ऊंचा रहता है और तापमान ऊंचा रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक निम्न वायुदाब पेटी बनती है। इसीलिए इस पेटी को हम तापजन्य पेटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा 0 से 5 उत्तर और 0 से 5 दक्षिण, इन ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, यही विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद जब उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 पर चलेंगे, फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पहुंचेंगे, तो यहाँ से जो वायुदाब होता है यहाँ पर वायुदाब में विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में यह निम्न वायुदाब पेटी जो होती है, ये यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म होगी तो फैल के ऊपर उठेगी। और हल्की होने के कारण जब ऊपर उड़ती है तो हवाएं क्या होती हैं, यहाँ से हवा चलती है तो यहाँ पर बैठती है, फिर इधर भी यही स्थिति होती है, यहाँ से हवा उठती है तो यहाँ जाके बैठती है। और जब तक बैठती है तब तक ये काफ़ी ठंडी हो गई रहती है। तो हवाओं के बैठने के कारण 30 से 35 उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो जगह होती है, क्षेत्र होती है, यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दरअसल यहाँ भी तो सूर्य लगभग कुछ ऐसे समय तो रहते ही हैं कि यहाँ पे सूर्य वर्ष भर नहीं तो कुछ महीनों तो सिर के ठीक ऊपर चमकता है, तो तापमान तो यहाँ अधिक होना चाहिए। लेकिन दरअसल यहाँ की पेटी में तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है, बल्कि हवाओं की गति का प्रभाव होता है। क्योंकि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों से भी हवाएं आकर यहाँ बैठती हैं और विषुवत रेखा से जो हवा ऊपर उठी रहती है तापमान के कारण, वो भी यहाँ आकर बैठती है। और हवाओं के बैठने के कारण ही, नीचे उतरने के कारण ही यहाँ पर वायु का भार बढ़ जाता है और इस पेटी को हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा 30 से 35 उत्तरी और 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बनती है। अब होता क्या है, ये चूंकि हवाओं की गति के कारण ही ऐसा स्थिति निर्मित होता है, तो इसीलिए हम इसे गतिजन्य पेटी के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक वही 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। होता क्या है, आप जानते हैं कि
पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूर्णन करती है, यानी अपनी धुरी पर घूमने वाली गति को ही हम घूर्णन गति कहते हैं। और उसी घूर्णन गति के प्रभाव के कारण ये जो 60 से 65 डिग्री उत्तर और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र है, यहाँ पर हवाएं घूर्णन की गति के कारण फैल जाती हैं। और जब हवाओं के फैलाव हो जाता है तो फैलाव के कारण वहाँ पर वायु के भार में एक बार पुनः कमी हो जाती है, और इसीलिए इस क्षेत्र में भी निम्न वायुदाब पेटी बनती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी इसे कहते हैं। तापमान भले यहाँ पर कम हो सकता है, लेकिन घूर्णन गति के कारण हवाएं फैल जाती हैं और फैलने के कारण वायु का भार कम हो जाता है, तो यहाँ पर भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बनती है। और यह भी एक बार पुनः गति के कारण ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको हम गतिजन्य पेटी के नाम से जानते हैं। दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्धों में भी 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 से 65 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, और घूर्णन के कारण ही वायु का फैलाव होता है, इसलिए इसको भी हम गतिजन्य पेटी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो हमारी चौथी प्रमुख पेटी होती है वायुदाब की, वो होती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चूंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, और कुछ कुछ समय तो ऐसा होता है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो किरणें अत्यंत ही तिरछी होती हैं, तो इसके कारण यहाँ वर्ष भर तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के कारण वायु में आर्द्रता, नमी और साथ ही साथ वायु में हवाएं ठंडी हो जाती हैं। इसके कारण यहाँ पर तापमान वर्ष भर कम रहता है, और इसी तापमान के कम होने के कारण यहाँ पर ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी बनती है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी यह क्षेत्र उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। और एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं, यह भी तापमान के ही प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि कम तापमान यहाँ पर वर्ष भर बना रहता है, तो इसीलिए इसको भी हम तापजन्य पेटी के नाम से जानते हैं। यानी वायुदाब पेटियां पूरे धरातलीय क्षेत्र में 4 वायुदाब पेटियां हैं। विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, उसी के हिसाब से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के मध्य, फिर उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य, और ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में भी और साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध। ये तो हो गया वायुदाब पेटियों का विस्तार जो धरातलीय क्षेत्रों में होता है। अब हम देखते हैं कि ये वायुदाब जो होता है ये कैसे हवाओं को प्रभावित करता है। तो आप एक चीज जानते होंगे कि हवा के जो चलने का प्रमुख कारण होता है, हवाओं के चलने का प्रमुख कारण, उसमें वायुदाब की अहम भूमिका होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, क्योंकि निम्न वायुदाब से हवाएं फैलती हैं, फैल के ऊपर उठती हैं, और जब तक उनमें गर्मी रहती है तब तक वो चलती रहती हैं, और जैसे ही हवा ठंडी होने लगती है वो धीरे धीरे बैठने लगती है, तो बैठ के वहाँ पर ठंडी होती है, फिर वहाँ से हवा गर्म होने के लिए गर्म क्षेत्रों में आती है। इसीलिए वायुदाब के कारण ही हमेशा हवा क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। यही हवाओं की दिशा का एक सबसे बड़ा तथ्य है। अब हम देखते हैं कि हवाएं किस प्रकार चलती हैं। हमने अभी यहीं पर देखा कि वायुदाब पेटियां किस प्रकार विस्तृत हैं। तो 0 से 5 इधर, 0 से 5 ऊपर, ये निम्न वायुदाब पेटी होती है। अब निम्न वायुदाब पेटी का मतलब है कि यहाँ से हवाएं पूरी तरह से ऊपर उठ रही होती हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एकदम वातावरण शांत होता है, हवाएं बिल्कुल चलती ही नहीं है, मानो ऐसा लगता है कि हवा का प्रभाव यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलता है। और इसीलिए इस शांत वातावरण को, जहाँ हवा लगभग
ना के बराबर चलती हैं, इस शांत वातावरण वाले निम्न वायुदाब पेटी को हम डोल ड्रम पेटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ हवाओं का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन ठीक इसके उत्तरी गोलार्ध में देखें तो ये निम्न वायुदाब होता है और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उच्च वायुदाब होता है, और दक्षिण में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। अभी मैं इसकी दिशाओं पर भी कुछ जो प्रमुख कारण है उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ 30 से डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं, और इसको हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। इसको हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आप दिशा भी देख रहे होंगे। उत्तरी गोलार्ध में हवा की प्रवणता की दिशा के अनुसार इसका जो दिशा होता है, आने का जो दिशा होता है, वो उत्तर पूर्वी दिशा होता है। क्योंकि देखिए आप, हवा की दिशा ऐसी ही है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये उत्तर पूर्व में होने के कारण इसकी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं की दिशा उत्तर पूर्वी मानी जाती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में आप देख रहे होंगे हवाओं की दिशा किस प्रकार है, तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा होने के कारण इसको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बोलते हैं। इसी प्रकार जब यहाँ 30 डिग्री उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं, और ये दरअसल इनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी होती है, इसीलिए इसको हम दक्षिणी पश्चिमी या पछुआ हवा के नाम से जानते हैं। यानी उच्च वायुदाब से डोलड्रम पेटी की तरफ जो हवा चलेगी उसको हम व्यापारिक हवाएं बोलेंगे दोनों गोलार्ध में, और इधर 30 डिग्री उच्च वायुदाब से 60 डिग्री निम्न वायुदाब की तरफ जो हवा चलेगी वो दोनों गोलार्धों में पछुआ हवा के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि इसकी दिशा ही पछुआ पश्चिम की तरफ से होती है, तो इसलिए इसको हम पछुआ हवा के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तरी पश्चिमी होती है। और जब यहीं से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ध्रुवों के तरफ ध्रुवों पर उच्च वायुदाब बना रहता है, तो यहाँ से उच्च वायुदाब से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य बने उन निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं, जिनको हम ध्रुवी हवाओं के नाम से जानते हैं, और इसकी दिशा फिर से उत्तर पूर्वी दिशा होती है। इसी प्रकार दक्षिण में देखेंगे तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ध्रुवी हवाएं चलती हैं, और इनकी दिशा दक्षिण पूरब होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हवाओं के रूप में 3 हवा की पेटी ऊपर है और 3 हवा की पेटी नीचे है। व्यापारिक हवा जो अक्सर देखा जाए तो पूर्व दिशा होने के कारण इसको हम व्यापारिक हवा बोलते हैं। पश्चिम से आने के कारण जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है मध्य में, ये पछुआ हवा होती है, और ध्रुवों से आने के कारण इस हवा को हम ध्रुवी हवाएं बोलते हैं। अब जरा देख रहे होंगे, थोड़ा सा मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये हवाओं की जो दिशा है वो अलग अलग क्यों है, अलग अलग क्यों है? हवाएं तो सीधी चलनी चाहिए, यानी अगर यहाँ निम्न वायुदाब है और यहाँ उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं होनी चाहिए वो समकोणीय स्थिति में होनी चाहिए। तो ये हवाओं में इस तरह से दिशात्मक परिवर्तन दोनों गोलार्धों में क्यों देखने को मिल रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, हवाओं की जो दिशाएं होती हैं वो 2 प्रमुख भौगोलिक जलवायु तत्वों से निर्धारित होती हैं। एक होता है वायुदाब से आप जानते ही हैं कि उच्च से निम्न की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है ना? तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर है। लेकिन आखिर ये दिशा कैसे बदल रही है? तो इसके कारण इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है पृथ्वी की घूर्णन गति, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करती है? घूमती है, इसी को हम घूर्णन गति बोलते हैं।
तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है, ये जो हवाओं की दिशा समकोण की बजाय कुछ विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। और यही विक्षेपण दरअसल विक्षेप बल के नाम से जाना जाता है, जिसको पहली बार एक तरह से बताने का और बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से पेश करने का काम किया था कोरियालिस ने, और इसीलिए इस विक्षेपण बल को हम कोरियालिस बल कहते हैं। अब संक्षेप में ये जान लेते हैं कि कोरियालिस बल आखिर एक्चुअली कहता क्या है। तो कोरियालिस महोदय ने बताया कि जब हम उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे, यानी 5 से उत्तर की तरफ रहेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाओं की प्रवणता होगी, हवाओं की प्रवणता की दिशा होगी, उस दिशा में वो हमेशा अपने दाहिनी तरफ मुड़ेगा। यानी अगर हवा उत्तर से इधर की तरफ आ रही है, यानी इधर से उत्तर से इधर निम्न वायुदाब की तरफ आ रही है, तो हवाएं क्या होंगी, दाहिनी तरफ मुड़ेंगी। तो दाहिनी तरफ मुड़ने के कारण क्या है, आप देख रहे होंगे कि अगर ये हवा इस तरह से सीधी आती, इस दिशा में चल रही है, तो इस दिशा की तरफ दाहिनी तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए इसकी दिशा, व्यापारिक हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी होती है। तो हवाएं क्या होती हैं, जो विक्षेप बल जो कार्य करता है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की तरफ झुकाता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने हवा प्रवणता की दिशा के बाएं तरफ झुकाता है। इसलिए देखिए, ये जो व्यापारिक हवा है ये अपने बाएं तरफ झुक रही है, और ये जो व्यापारिक हवा है अपने दिशा के दाहिने तरफ झुक रही है। इसी तरह से पछुआ हवा भी है, जिधर चल रही है उस दिशा में अपने दाहिने तरफ झुक रही है। इसी तरह से ये अपने बाएं तरफ झुक रही है। यानी कोरियालिस बल कहता है कि जो हवा चलती है पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं की तरफ झुकने का प्रयास करती है, और इसी से हवाओं की दिशा में आपको अंतर देखने को मिलता है। ये है आपका वायुदाब और पवन संचार के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। धन्यवाद।